नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों पर बात करेंगे। विकास, पर्यावरण, कानून और तकनीक से जुड़े हुए। हमारे पास ग्रेट निकोबार की एक बड़ी परियोजना की जानकारी है, फिर वैश्विक जलवायु बातचीत की कुछ उलझनें हैं और कुछ कानूनी और तकनीकी अपडेट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, GNIP जिसे कहते हैं। सुना है कोई 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप, सब कुछ। और इसकी लोकेशन मलक्का स्ट्रेट के पास है, तो मतलब रणनीतिक तौर पर तो ये काफी अहम लगता है। लेकिन एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। IIT कानपुर की एक रिपोर्ट आई है। वो कह रही है कि ये इलाका जहां ये सब बन रहा है, वहां बड़े भूकंप और सुनामी का बहुत ज्यादा खतरा है। मतलब ये वही एरिया है जो 2004 की सुनामी में काफी प्रभावित हुआ था। रिपोर्ट तो 9+ मैग्नीट्यूड के भूकंप की आशंका बता रही है, पर जो प्रोजेक्ट की EIR रिपोर्ट है, मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट वाली, वो कह रही है कि रिस्क कम है। ये कैसे? हाँ, ये विरोधाभास ही सबसे चिंता की बात है। बिल्कुल, एक तरफ तो देखिए रणनीतिक फायदे गिनाए जा रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक रणनीति है, विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ भूगर्भीय सबूत हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले 8,000 सालों में वहां 7 बड़ी सुनामी आ चुकी हैं। तो क्या इन गंभीर जोखिमों को कम करके आंका जा रहा है? ये सवाल तो उठता है। और खतरा सिर्फ भूकंप या सुनामी का ही नहीं है ना, पर्यावरण पर भी तो असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। करीब 130 वर्ग किलोमीटर, सोचिए इतना घना जंगल काटा जाएगा। और फिर वहां शोम्पेन जनजाति रहती है। वो एक खास आदिवासी समूह है, PVTG। हाँ, सुना है उनके बारे में। उनका बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं है। उन पर क्या असर होगा? और गैलाथिया बे, वो लेदरबैक कछुओं के लिए बहुत जरूरी जगह है, नेस्टिंग साइट है उनकी। अच्छा, उसे तो शायद पहले प्रोटेक्टेड भी घोषित किया था। हाँ, किया गया था, पर अब वो भी इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही है। तो एक तरफ इतना बड़ा रणनीतिक दाव और दूसरी तरफ ये पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े, मतलब विनाशकारी जोखिम भी हो सकते हैं। वाकई में जटिल स्थिति है। हाँ, विकास और उसके संभावित नतीजों के बीच ये संतुलन साधना हमेशा ही मुश्किल होता है। अच्छा, ये ग्रेट निकोबार जैसी स्थानीय चुनौतियां कहीं ना कहीं हमें वैश्विक जलवायु चुनौती की भी याद दिलाती हैं। हमारे स्रोत बता रहे हैं कि UNFCCC, मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो क्लाइमेट चेंज बॉडी है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतने सालों की बातचीत के बावजूद उत्सर्जन तो बढ़ ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो UNFCCC का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। वो सर्वसम्मति पर आधारित है। सर्वसम्मति मतलब जब तक सारे देश हाँ ना कहें तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और हर देश के पास एक तरह से वीटो पावर है। इससे होता क्या है कि बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। समझौते अक्सर कमजोर रह जाते हैं। अच्छा। दूसरा बड़ा मुद्दा है विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारियों को लेकर और फंडिंग को लेकर। वो जो सिद्धांत है ना, साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, या CBDR। हाँ, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, उसको कैसे लागू किया जाए, इस पर हमेशा असहमति रहती है। मतलब किसकी कितनी गलती, कौन कितना पैसा दे, ये सब। और वो जो पेरिस समझौते के तहत देशों के अपने लक्ष्य हैं, NDCs, उनका क्या हाल है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDCs, वो भी अक्सर जो वैज्ञानिक सलाह होती है उससे कमजोरी होते हैं। और देखिए, मई 2025 तक सिर्फ 11% देशों ने ही 2035 के लिए अपने नए लक्ष्य दिए हैं। तो प्रक्रिया बहुत धीमी है। मतलब जिस सिस्टम से समाधान निकलना चाहिए, कहीं ना कहीं वही सिस्टम एक बाधा जैसा बन रहा है। अजीब है। हाँ, ये एक मूलभूत दुविधा है जिससे वैश्विक जलवायु कार्रवाई जूझ रही है। खैर, वैश्विक नियमों से हटकर अगर देश के अंदर देखें तो यहाँ भी कानून और अधिकारों के बीच बहस चलती रहती है। फोन टैपिंग का मामला फिर से उठाया है। मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ अलग अलग फैसले आए हैं, है ना? हाँ, ये मामला सीधा जुड़ता है राइट टू प्राइवेसी से। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और फ्रीडम ऑफ स्पीच अनुच्छेद 19(1)(a) से भी। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ही PUCL वाले केस में काफी सख्त नियम बनाए थे फोन टैपिंग के लिए। क्या नियम थे वो? जैसे कि टैपिंग का आदेश सिर्फ होम सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ही दे सकता है और एक रिव्यू कमेटी उसकी निगरानी करेगी। मतलब पूरी प्रक्रिया तय है। तो फिर अब ये अलग अलग विचार क्यों आ रहे हैं अदालतों से? हुआ ये कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस में टैपिंग ऑर्डर को रद्द कर दिया। कहा कि वो PUCL गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं था।
लेकिन वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दूसरे मामले में, जहां भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगरानी की गई थी, उसे सार्वजनिक सुरक्षा के दायरे में मान लिया, ताकि अधिकार पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये सवाल तो है। सुरक्षा जरूरी है, पर अधिकार भी। संतुलन कैसे बने? बिल्कुल, यही मुख्य सवाल है। अच्छा, निजता और डेटा की बात हो ही रही है, तो एक और जरूरी डेवलपमेंट है। हाँ। भारत ने अपना नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। ये क्या चीज है? और क्यों अहम है? हाँ, ये फेनोम इंडिया नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे CSIR IGIB में शुरू किया है। ये बायो बैंक असल में लोगों के बायोलॉजिकल सैंपल्स जमा करेगा, जैसे खून, DNA और साथ में उनकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी भी। अच्छा, कितने लोगों का डेटा जमा करने का प्लान है? लक्ष्य है कि भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए करीब 10,000 लोगों का एक डिटेल्ड डेटाबेस बनाया जाए। इसमें जीनोमिक डेटा, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ होगा। और इसका फायदा क्या होगा, मतलब आम लोगों के लिए? देखिए, इससे भारत में बीमारियों पर रिसर्च को बहुत बल मिलेगा, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं, या जो दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, उनको समझने में मदद मिलेगी। और भविष्य में ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता खोल सकता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब हर व्यक्ति के हिसाब से अलग इलाज? हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति की जेनेटिक बनावट और ज़रूरत के हिसाब से इलाज तैयार करना। ये UK बायोबैंक जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से प्रेरित है, पर इसका फोकस खास तौर पर भारत की आबादी पर होगा। तो ये भविष्य की दवाइयों और इलाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, खासकर भारत जैसी विविध आबादी के लिए। हाँ, तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जहां विकास और जोखिम के बीच एक तनाव साफ दिखता है। वैश्विक जलवायु प्रयासों में जो ढांचागत सुधारों की जरूरत है, वो भी सामने आई। और कैसे तकनीक और कानून, जैसे फोन टैपिंग या अब ये बायोबैंक, हमारे अधिकारों और सुरक्षा को लगातार नई शक्ल दे रहे हैं। हाँ, ये सारे मुद्दे यही दिखाते हैं कि जब भी हम प्रगति या विकास की बात करते हैं, तो हमें कितनी सारी जटिलताओं और जिम्मेदारियों के बारे में सोचना पड़ता है। चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा हो, या वैश्विक सहयोग हो, या फिर हमारे व्यक्तिगत अधिकार। विकास के फायदों को हमेशा उसके संभावित नकारात्मक परिणामों के सामने तौलना ही होगा। और यहीं पे हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, चाहे वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हों या हेल्थ केयर सिस्टम हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौते हों, तो हम आने वाले अनिश्चित जोखिमों और जो लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हैं, उनका सही आकलन कैसे कर सकते हैं?